हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो चल रहा है क्लास 9th का जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4, जो कि हमारा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी कि जो गवर्नमेंट के जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन होते हैं उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट की जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है। जैसे कि हम बात करते हैं पार्लियामेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्लियामेंट। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, पार्लियामेंट में जो दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा। फिर उसके बाद हम कौन से टॉपिक पे डिस्कस, जो अगला संस्था होती है वो कौन सा होता है हमारा, एग्जीक्यूटिव। क्या होता है हमारा, एग्जीक्यूटिव। फिर फिर जैसे कि हमारा होता है प्राइम मिनिस्टर। फिर होता है हमारा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। फिर हमारा आता है जुडिशरी। ये वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है जो कि हमारे कंट्री में जो लॉ बनाए जाते हैं यानी कि जो कानून बनाए जाते हैं या जो ऑर्डर्स लिए जाते हैं, इन सब में ही बैठ करके ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, सबसे पहला जो टॉपिक होगा, हाउ हाउ इज द मेजर पॉलिसी डिसीजन टेक, यानी कि सरकार के द्वारा जो मेजर पॉलिसी का जो डिसीजन है यानी कि निर्णय है वो कैसे लिया जाता है। गवर्नमेंट ऑर्डर कहते किसे हैं, डिसीजन मेक्स कैसे बनाया जाता है यानी कि कोई भी जो डिसीजन लिया जाता है उसको किस तरीके से उसका निर्माण किया जाता है। हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, संसद किसे कहते हैं, संसद की आवश्यकता क्यों पड़ती है, संसद में जो हमारे दोनों हाउसेस हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उसके बारे में, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एंड हमारा परमानेंट एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर, पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जुडिशरी एंड पावर ऑफ जुडिशरी। ये सारे टॉपिक हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये वीडियो के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपना एक एनसीईआरटी का अच्छा खासा सा नोट्स भी बना सकते हैं और हम बहुत ही इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे कि जो गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशन है यानी कि सरकार की जो संस्थाएं हैं वो किस तरीके से अपना काम करती है। और ये वीडियो हमारे 3 या 4 पार्ट में क्या रहेंगे, तो डिवाइडेड रहेंगे। तो हम शॉर्ट करके समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशंस है वो सारे कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि किस तरीके से डिसीजन लिया जाता है। तो सबसे पहले सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट एक मेजर पॉलिसी डिसीजन के बारे में लेती है यानी कि एक जो पॉलिसी होती है उसके लिए पहले वो क्या करती है, डिसीजन लेती है और उसके लिए सरकार क्या करती है, तो ऑर्डर देती है। फिर उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जो हमारा पॉलिसी बनाने के लिए जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं टेकिंग अ मेजर पॉलिसी डिसीजन। और ये कोई भी कानून बनाने के लिए या जो गवर्नमेंट ऑर्डर जो होते हैं इसके लिए सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे ज्यादा क्या रहता है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। और आज के चैप्टर में हम यही चीज समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर है, जिसे हम हिंदी में एक सरकारी आदेश भी कहते हैं, वो कहते किसे हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देकर के समझाने की कोशिश की जा रही है कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अगस्त 1930 में क्या है, एक डिसीजन लिया गया, एक ऑर्डर दिया गया जिसे कहा गया ऑफिस मेमोरेंडम। इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि जो एसटी है या जो एससी है उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, कितना, तो 27%। और उसमें एक थर्ड कैटेगरी बनाया गया था जो कि सामाजिक तौर पर और क्या हो, एजुकेशनली क्या हो, बैकग्राउंड हो, जिसे हमने कहा था SEBC। तो उसे कितना परसेंट आरक्षण देने की बात की थी, तो 27% आरक्षण देने की बात की थी। और इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा गया था जो कि सामाजिक तौर पर और क्या हो, शैक्षणिक तौर पर क्या हो, बैकवर्ड हो यानी कि निचली जाति से हो। तो उन्हें कितना परसेंट देने की बात की गई थी आरक्षण, तो 27% आरक्षण रिजर्वेशन जॉब्स के अंदर देने की बात की थी। तो ये किसमें कहा गया था, तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं कि जो
ये जो सरकार के द्वारा ये जो ऑर्डर दिया गया था उसको हमने कहा था क्या, ऑफिस मेमोरेंडम। इसी में गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया था कि जो सोशली और इकोनॉमी वो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको हम क्या करेंगे, जॉब में 27% रिजर्वेशन देंगे। फिर हम बात करते हैं कि सरकार आखिर डिसीजन लेती कैसे और डिसीजन लेने के बाद निर्णय कैसे लेते, यानी कि निर्णय लेने वाले यानी कि डिसीजन कौन लेते हैं। आखिर अगर हम डेमोक्रेसी कंट्री की बात करें तो डेमोक्रेसी में जो लीडर्स होते हैं, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो किसके द्वारा चुने जाते हैं, पब्लिक के द्वारा, बाय द इलेक्टेड, पब्लिक के द्वारा चुने जाते हैं। तो पब्लिक के द्वारा जो भी लीडर्स चुने जाते हैं तो वो क्या लेते हैं, पब्लिक के इंटरेस्ट में रहते हुए क्या लेते हैं, तो डिसीजन लेते हैं। क्या लेते हैं, तो डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो डिसीजन मेकर होता है वो आखिर होते कौन और कौन डिसीजन लेते हैं। तो जो मेजर डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं ना, तो वो हम बात करते हैं हर एक कंट्री में क्या होता है, वो कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो एक अपनी पोस्ट पर बैठ करके क्या करते हैं, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए क्या लेते हैं, तो डिसीजंस लेते हैं। अगर हम पोस्ट की बात करें तो आज जैसे कि पोस्ट में जैसे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हो गई, प्रेसिडेंट की पोस्ट हो गई, PRESIDENT प्रेसिडेंट की पोस्ट हो गई, ये जो सिविल सर्विस के पोस्ट पे होते हैं, या कि हम बात कर ले ऑफिसर्स की बात कर ले, सीधा सीधा अगर हम बात कर ले ऑफिसर्स के बारे में, फिर जो मिनिस्टर सब होते हैं, फिर जैसे कि फिर हमारा जुडिशरी हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, हमारे इंटरेस्ट में रहते हुए क्या लेते हैं, तो डिसीजन लेने का काम करते हैं। और हर एक कंट्री में जो डिसीजन लेने का काम होता है वो कुछ लोगों के हाथों में रहता है। वो भी अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो डिसीजन लेने का पावर रहता है वो किसके हाथ में रहता है, जिसे पब्लिक इलेक्शन के थ्रू जिता करके क्या करती है, गवर्नमेंट बनवाती है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। फिर जैसे कि अगर हम बात करते हैं अपनी कंट्री का, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारी कंट्री का हेड कौन है, तो प्रेसिडेंट होता है। हमारी कंट्री का हेड कौन है, तो प्रेसिडेंट होता है। इसलिए कहा जाता है इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। क्यों, क्योंकि हमारी कंट्री का हेड कौन है, तो प्रेसिडेंट है। और बात करेंगे तो फिर प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर अपनी रूलिंग पार्टी का हेड होता है। एक्चुअली में वो किसका हेड होता है, तो गवर्नमेंट का हेड होता है। तो जो डिसीजन लिए जाते हैं, अगर हम अब से अगर यहाँ पे हम अपनी कंट्री को लेकर के समझते हैं, जैसे कि हमारी कंट्री जो है वो क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। सबसे पहले ये समझिए कि हमारी कंट्री क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे कौन है, कंट्री का हेड कौन होता है, तो प्रेसिडेंट होता है। हेड कौन होता है, तो प्रेसिडेंट। और गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर होता है। फिर तो देखिए यहाँ पे जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, डिसीजन तो वो लेंगे, लेकिन किसके नाम पे लेंगे, तो प्रेसिडेंट के नाम पे लेंगे। अगर हमारी कंट्री में अगर जो हमारे अभी जो करंट प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, अगर वो आज कोई डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन किसके नाम पे होगा, तो प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाएगा। यदि कोई वो नया लॉ बनाते हैं या कोई लॉ को अमेंडमेंट करते हैं तो वो तभी अमेंडमेंट होगा जब उस पर हमारे किसके होंगे, तो प्रेसिडेंट के साइन होंगे। और अगर हम दोनों की बात करें तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इनडायरेक्ट चुने जाते हैं पब्लिक के द्वारा। इनडायरेक्टली किसके द्वारा चुने जाते हैं, पब्लिक के द्वारा। और जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, डायरेक्टली पब्लिक के द्वारा चुने जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमने जो कंसेप्ट रखा अपनी कंट्री में कि जैसे ही हमारी कंट्री आजाद हुई, हमारे फ्रीडम फाइटर्स और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर थे उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जो भी कंट्री में गवर्नमेंट बनाई जाएगी या चुनी जाएगी और जो कंट्री का हेड होगा वो किसके द्वारा होगा, बाय डेमोक्रेसी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जिस तरीके से हम हर एक 5 साल में लोकसभा का इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन इस टाइप से क्यों नहीं कराते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हर जब 5 साल में जब लोकसभा का जो इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है या स्टेट लेवल पे जो इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है तो काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। तो ज्यादा पैसा हम इलेक्शन में ना लगाए, तो इसीलिए जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो इलेक्टेड मेंबर के द्वारा ही प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या करते हैं, तो पार्टिसिपेट करते
इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है वो इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा चुना जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वही एमएलए एमपी या जो मिनिस्टर्स हैं वो वोट करते हैं जिसे पब्लिक ने वोट दे करके चुना हो। तो इसलिए कहते हैं, हम क्या कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्ट किसके द्वारा चुना जाता है? तो पब्लिक के द्वारा चुना जाता है। और गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का हेड होता है, ना कि वो कंट्री का। अब जैसे देखिए, कोई भी जो डिसीजन लिया जाता है, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, हमारी कंट्री में जो डिसीजन लिया जाता है तो किसके थ्रू लिया जाता है? उससे डिसीजन लेने से पहले एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें डिस्कस किया जाता है कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं या जो हम कोई कानून बनाएंगे या किसी कानून में जो अमेंडमेंट किया जाएगा वो किस तरीके से किया जाएगा, इसमें क्या चेंजेस होंगे, क्या ऐड होंगे, क्या हटाया जाएगा, ये सब एक मीटिंग के द्वारा डिस्कस किया जाता है। फिर जैसे ही डिस्कस होता है, और वो डिस्कशन कहाँ पे होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा में बैठ करके किया जाता है। और जो हमारा, अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो सॉरी, अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो हमारा पार्लियामेंट कैसे बनता है? तो हमारा पार्लियामेंट तीन संस्थाओं को मिला करके हमारा एक पार्लियामेंट बनता है। पहला है प्रेसिडेंट, जिसे हम फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, प्रेसिडेंट। फिर होता है हमारा लोकसभा, और तीसरे पे आता है हमारा राज्यसभा। ये तीन मिलकर के हमें क्या, हमारा क्या बनाते हैं? तो संसद बनाते हैं, यानी कि हमारा पार्लियामेंट बनता है। तो अगर कोई कानून पेश किया जाता है या कोई कानून रखा जाता है, कोई डिसीजन लेने की बात आती है, तो पहले क्या होता है? इन दोनों हाउसेस में क्या होता है? पहले डिस्कशन किया जाता है, डिबेट किया जाता है। फिर उसमें देखा जाता है कि इस जो डिसीजन लिया जा रहा है या जो कानून बनाया जा रहा है या कानून में जो अमेंडमेंट किया जाएगा उसमें क्या ऐड करना है, क्या हटाना है, और वो फैसला सही है या गलत है। तो जब ये सारे डिसीजंस हो जाते हैं तब उस पर किसके साइन होते हैं? तो हमारे प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, और तब जाके वो हमारा क्या बनता है? एक्ट बनता है। तो अगर हम बात करें कि प्रेसिडेंट तो हमारी कंट्री का हेड हो गया, अब बात करते हैं जो राज्यसभा और लोकसभा उनके हेड कौन होते हैं। तो अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का हेड होता है स्पीकर। लोकसभा का हेड कौन होता है? स्पीकर। और राज्यसभा का हेड होता है वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा का हेड कौन होता है? तो वाइस प्रेसिडेंट। तो इन दोनों हाउस में बैठ करके जो डिसीजन लिया जाता है उस पर डिस्कस किया जाता है कि जो डिसीजन लिया जा रहा है वो कितना सही है, पब्लिक के लिए कितने, पब्लिक के लिए कितना हेल्पफुल रहेगा, क्या कमियां हैं, ये सब उस पर डिसाइड किया जाता है। उसके बाद बिल पास होता है, यानी कि फिर डिसीजन लिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐड होगा या नहीं होगा, पब्लिक के लिए कानून बनेगा या नहीं बनेगा। लोकसभा को हम क्या कहते हैं? लोअर हाउस भी कहते हैं। अगर हम सेकंड लैंग्वेज की बात करें तो लोकसभा को हम लोअर हाउस और राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं। राज्यसभा को हम अपर हाउस, और लोअर हाउस के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो पब्लिक को जो रिप्रेजेंट करने वाले जो लीडर्स होते हैं, नेता होते हैं, एमएलए होते हैं, वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा चुने जाते हैं। और जो अपर हाउस में जो होते हैं वो किस में होते हैं? वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लीडर्स होते हैं जिसे पब्लिक चुन करके भेजते हैं। यानी कि अगर हम बात करें लोकसभा की तो लोकसभा में जितने जो लीडर्स होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? पब्लिक को, डायरेक्ट पब्लिक को रिप्रेजेंट करेंगे। और जो राज्यसभा के अंदर जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो हमारे राज्यसभा मेंबर होते हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर हैव टू सपोर्ट द मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर। और जो लोकसभा जब होता है, लोकसभा में जो प्राइम मिनिस्टर होता है उन्हें अपनी मेजोरिटी को क्या करना पड़ता है? तो प्रूफ करना पड़ता है कि उनके पास मेजोरिटी है और वो अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर अपनी मेजोरिटी को प्रूफ करने में अगर फेल हो जाता है तो वहीं पे हम कहते हैं कि लोकसभा क्या हो गया? तो डिसॉल्व हो गया। लोकसभा तब क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है, यदि प्राइम मिनिस्टर जब अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाता। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को अपनी मेजोरिटी कहाँ प्रूफ करनी पड़ती है? अपने कि प्राइम मिनिस्टर के पास मेजोरिटी सपोर्ट में है या नहीं, तो कहाँ प्रूफ करनी पड़ती है? तो लोकसभा में प्रूफ करनी पड़ती है।
यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि राज्यसभा और लोकसभा में से कौन सा हाउस डिसॉल्व हो जाता है, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कि लोकसभा ही एक ऐसा पार्लियामेंट का हाउस है जो क्या होता है, डिसॉल्व हो सकता है, और राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। फिर अगर हम बात करें अपनी कंट्री में, हमारे देश में क्या जो सभी फैसले हैं वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही होती है, और इसके लिए क्या बनाई जाती है, तो काउंसिल मिनिस्टर की जो काउंसिल मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग बुलाई जाती है, किसके द्वारा, तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाई जाती है, जिसमें क्या है, डिसीजन लिया जाता है और डिस्कस किया जाता है हमारी पार्लियामेंट में, और अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। जब मेजोरिटी में जो मेंबर्स होते हैं वो मेजोरिटी में राज्यसभा और लोकसभा में अप्रूव कर देते हैं किसी भी डिसीजन को, तब उसको किसके पास भेजा जाता है, फाइनल अप्रूवल के लिए हम प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, और जैसे ही प्रेसिडेंट इसे अप्रूव कर देता है तो वो हमारा बन जाता है गवर्नमेंट ऑर्डर। वो फिर क्या होता है, पूरी कंट्री पे ये इंप्लीमेंट हो जाता है। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। तो अगर देखो, अगर हम शॉर्ट में समझते हैं, सबसे पहले गवर्नमेंट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले एक कैबिनेट और काउंसिल मिनिस्टर की क्या करते हैं, तो मीटिंग बुलाते हैं। काउंसिल मिनिस्टर की क्या बुलाते हैं, मीटिंग बुलाते हैं। इस मीटिंग में बुलाने के बाद क्या किया जाता है, एक डिसीजन लिया जाता है। डिसीजन लेने के बाद अगर मान लीजिए कि डिसीजन लिया गया, डिसीजन लेने के बाद इसको क्या करते हैं, पार्लियामेंट में पेश करते हैं। पार्लियामेंट में पेश करने के बाद इस पे क्या होता है, डिबेट और डिस्कशन होता है। डिबेट और डिस्कशन होता है जिसमें इलेक्टेड मेंबर और अपोजिशन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। जब डिबेट और डिस्कशन हो जाता है उसके बाद क्या किया जाता है, इसको राज्यसभा और लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में पेश किया जाता है। वैसे सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में पेश करने के बाद यदि लोकसभा में मेजोरिटी में इस डिसीजन को पास कर दिया जाता है, तब इसे कहां भेजा जाता है, तब राज्यसभा में भेजा जाता है। लोकसभा से पास होने के बाद जैसे ही राज्यसभा में मेजोरिटी यानी कि मेजोरिटी में मेंबर्स किसी डिसीजन को अप्रूव कर देते हैं, तब उसको हम फाइनल किसके पास भेज देते हैं, प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट जैसे ही इस पे अपना साइन करता है, साइन करके अप्रूव करता है, तो वो हमारी कंट्री में क्या बन जाता है, वो डिसीजन एक एक्ट बन जाता है। तो यानी कि सबसे पहले हम लोकसभा में क्या करते हैं, बिल रखते हैं। बिल से हमारा क्या बनता है, एक्ट बनता है। और एक्ट कब बनेगा, जब प्रेसिडेंट उस पर अपना अप्रूवल दे करके साइन कर देगा। अब अगला जो टॉपिक है वो ये है कि हमें जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। हमें हमारी, जैसे कि हमें पता है कि हमारी कंट्री क्या है, एक डेमोक्रेसी कंट्री है। डेमोक्रेसी में जो डिसीजन इंप्लीमेंट करने की बात आती है, डिसीजन इंप्लीमेंट करने की बात आती है, कोई डिसीजन सही है या गलत है, या किसी डिस्ट्रीब्यूट को रिजोल्यूशन यानी कि सॉल्व करने की बात आती है, उसको अरेंजमेंट करने के लिए हमें जो हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट है, यानी कि जो हमारा राजनीतिक संस्था है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। हमें राजनीतिक जो हमारा जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, वो हमारा डेमोक्रेसी सही तरीके से काम करता है या नहीं करता है, इस चीज के लिए भी हमें किसकी, तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ती है। यानी कि सीधी सी बात है कि हमारा डेमोक्रेसी क्या है, एक सही तरीके से काम करे और हर एक इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्व हो। तो इसीलिए क्या करते हैं, हमें हमारे जो इंस्टीट्यूशंस यानी कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उसकी जरूरत पड़ती है। मान लीजिए कि अगर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसा लॉ पास किया गया जिससे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या हो, तो टोटली हनन हो, तो इसमें क्या है, तो तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट उस कानून को जो पास करने के लिए, जो कानून पास हुआ अगर जिससे हमारा फंडामेंटल राइट्स हनन हो रहा हो, तो उससे वो क्या करते हैं, उसे हटा दिया जाता है। कहा जाता है कि आप इस कानून में बदलाव लाइए। जैसे कि अगर जो मान लीजिए कि अगर पार्लियामेंट के द्वारा
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत कहता है कि आप बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। और हमारी कंट्री में इंस्टीट्यूशन के लिए इसलिए जरूरत पड़ती है ताकि जो डिफिकल्ट डिसीजन हो उसको एक अच्छे तरीके से और क्विकली उस डिसीजन को क्या करें तो हम ले सके। इसलिए हमारे हमारे जो कंट्री है तो कंट्री में एक जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उसकी जरूरत पड़ती है। अगर पूछता है कि हमें जो इंस्टीट्यूशन उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि हम जल्दी से और क्विकली और अच्छा डिसीजन ले सके, इसलिए हमें इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल से समझा कि यदि पार्लियामेंट के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जिससे हमारा फंडामेंटल राइट्स हनन हो, तो उसमें क्या है तो टोटल उस कानून को सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा तो रोक लगा देगा। तो इससे क्या है एक अच्छा सा डिसीजन निकल के आ रहा है कि जो भी डिसीजन निकल के इसलिए आ रहा है ताकि अगर इसमें ऐसा कोई डिसीजन ना हो जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में हो। उसके बाद जो भी डिसीजन लिया जाता है अगर हम बात करें वो इक्वली डिफिकल्ट रश थ्रू द बैड डिसीजन, यानी कि जल्दबाजी करना भी उतना ही कठिन बन जाता है। यानी कि हम बात करते हैं अगर जो इंस्टीट्यूशन है उसमें जल्दबाजी से इसलिए फिर कोई डिसीजन नहीं लिया जाता ताकि वो डिसीजन क्या हो कठिन ना हो जाए। तो इसलिए हमारी कंट्री में क्या है इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं पार्लियामेंट। अब जो हमारा टॉपिक है वो है पार्लियामेंट यानी कि संसद। संसद के अंदर जो भी मिनिस्टर, अगर हम बात करें एमएलए के बारे में या एमपी के बारे में, जो भी मेंबर्स होते हैं वो किसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं पीपल के द्वारा, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली वो किसके द्वारा चुने जाते हैं तो पीपल्स के द्वारा ही चुने जाते हैं। और इसीलिए वो क्या करते हैं यानी इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं वो पब्लिक के इंटरेस्ट में लिए जाते हैं। अगर गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है तो उससे पहले उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले क्या है पार्लियामेंट में उसमें डिस्कस किया जाता है और डिस्कशन के बाद ही क्या होता है उसको पार्लियामेंट में अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में अप्रूवल दे दी जाती है तब उस अप्रूवल को किसके पास भेजा जाता है तो हमारे जो महामहिम है प्रेसिडेंट उनके पास भेजा जाता है। किसके पास भेजा जाता है महामहिम जो हमारी प्रेसिडेंट है उनके पास भेजा जाता है। और मैं यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि अभी की जो हमारे करंट प्रेसिडेंट है यानी कि अगर हम बात करें 2022 में तो अभी की प्रेसिडेंट कौन है आपको वो बताना है। अब हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे कि हमने पीछे जो डिस्कस किया है, जैसे कि हम जो पीछे से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि जो कोई भी डिसीजन होता है गवर्नमेंट सिर्फ अपने मन से डिसीजन नहीं ले लेती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब चाहे कि अपने कैबिनेट मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर को बुलाया और कोई भी कानून डिसीजन लेकर के उसको इम्प्लीमेंट कर दिया लागू कर दिया, ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उस डिसीजन को हमने कहाँ डिस्कस किया पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट कैसे बना है हमारा प्रेसिडेंट, राज्यसभा यानी कि पहले लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर के, और कोई भी अगर डिसीजन लिया जाता है तो सबसे पहले पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है, डिबेट होता है, फिर जो भी चेंजेस करना होता है वो किया जाता है बिल में, फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। जैसे ही मेजोरिटी में उस डिसीजन को या बिल को अप्रूव कर दिया जाता है तब कहाँ भेजा जाता है हमारा प्रेसिडेंट के पास। तो जो हमें पार्लियामेंट की जरूरत पड़ती है सबसे पहले इसीलिए पड़ती है क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और उनके द्वारा जो भी काम किए जाते हैं उसमें जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है उनका किस पे होता है तो विल ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का वो क्या करते हैं तो प्रयोग करते हैं। ऐसा ही हमें स्टेट लेवल पे भी देखने को मिलता है लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली के बीच में। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर सेंट्रल लेवल की बात करें, किसकी बात करें अगर सेंट्रल लेवल की बात करते हैं तो सेंट्रल लेवल पे हमें कौन सा हाउस देखने को मिलते हैं दो हाउस। पहला है हमारा एक लोकसभा
और दूसरा है राज्यसभा। राज्यसभा इसे हम बोलते हैं लोअर हाउस, और इसे बोलते हैं हम अपर हाउस। अपर हाउस। हिंदी में बात करें तो इसे निम्न सदन, निम्न सदन, और इसे उच्च सदन, उच्च सदन, सॉरी सदन, ठीक है, सदन, सदन बोलते हैं। उसी तरीके से हमें स्टेट लेवल पे भी देखने को मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम लोअर हाउस और असेंबली को हम बोलते हैं अपर हाउस। ये हमें स्टेट लेवल पे भी देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें कि इसको अलग अलग कंट्रीज में क्या है, अलग अलग नाम से जाना जाता है, और ये सिर्फ किस कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं, ये सिस्टम सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री में ही एग्जिस्ट करता है। यानी कि जिस जिस कंट्री में डेमोक्रेसी है, जो जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहीं पे ये चीज क्या करेगा, ये वाला पैटर्न हमें देखने को मिलेगा, जिसमें हमें दो हाउसेस मिलेंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यूएसए, इंडिया, और भी बहुत से कंट्री है, तो उसमें हमें ये अलग अलग सदन देखने को मिलते हैं। और जो पार्लियामेंट है, उसकी जो अथॉरिटी होती है वो किस पे बिलीव करती है, वो पीपल्स के अथॉरिटी पे वो बिलीव करते हैं, और वो उन्हीं के यानी कि पब्लिक के इंटरेस्ट में ही रहते हुए वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, और राजनीतिक अधिकार का वो क्या करते हैं, तो प्रयोग करते हैं। संसद किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार होता है, यानी कि किसी, चाहे कोई भी कंट्री हो, उसमें जो लॉ मेकिंग की जो अथॉरिटी होती है, जो लास्ट फाइनल अथॉरिटी होती है, वो होती है हमारी पार्लियामेंट। चाहे हम अपनी कंट्री की बात करें, यूएसए की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, चाइना की बात करें, किसी भी कंट्री की बात करें, तो कानून बनाने की जो फाइनल अथॉरिटी, यानी कि जो आखिरी अंतिम अधिकार है, वो किसके पास रहता है, तो पार्लियामेंट के पास रहता है। और इसीलिए जो पार्लियामेंट है वो कानून बनाती है, किसके लिए, तो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए और पब्लिक के वेलफेयर के लिए। अब सरकार चलाने वाली जो निर्णय ले सकते हैं वो कौन लेता है, जो भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो डिसीजंस लेने लिए जाते हैं, वो कहाँ लिए जाते हैं, वो सारे पार्लियामेंट के अंदर लिए जाते हैं, और समर्थन प्राप्त कर करके। यानी कि अगर हम बात करें पार्लियामेंट में, अगर यहाँ पे हम समझेंगे सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री के कंसाइडर में, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो पार्लियामेंट होता है, उसमें जितने भी जो मेंबर्स होते हैं, वो किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं, पब्लिक के द्वारा, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। तो इसीलिए जो पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट कौन चलाएगा, पार्लियामेंट में जो मतलब कंट्री में जो सरकारें बन के आएंगी, तो वो किसके समर्थन, यानी कि पब्लिक जिसको समर्थन करेगी, तो वही क्या होगी, तो सरकार बनाएगी, और वो पार्लियामेंट में बैठ करके पब्लिक के लिए डिसीजन लेगी। संसद में जितने भी जो मनीज होते हैं, उसको भी कंट्रोल करने का काम किसके पास है, तो पार्लियामेंट के पास है। जैसे कि हम देखते हैं कि हर साल क्या है, जो बजट पास किया जाता है, वो कहाँ पास किया जाता है, तो पार्लियामेंट में ही बजट रखा जाता है और वहीं से पास किया जाता है। क्यों, क्योंकि मनी कहाँ एक्सपेंड करना है, कहाँ से अर्न करना है, इसका डिसीजन और इसको कौन कंट्रोल करता है, तो हमारा पार्लियामेंट ही कंट्रोल करता है। संसद किसी भी देश में जो सार्वजनिक मुद्दों और राष्ट्र नीति पर वो क्या करता है, चर्चा और बहस करता है। यानी कि जो हमारा पार्लियामेंट है, वो किसी नेशनल पॉलिसी, यानी कि वो राष्ट्र के लिए अपनी पॉलिसी, यानी कि राष्ट्र के लिए नीति और बनाता है, और वो क्या करता है, और राष्ट्र की नीति के लिए वो क्या करता है, डिबेट और डिस्कशन करता है। कौन, तो हमारा पार्लियामेंट। इसीलिए हमें पार्लियामेंट की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और जो हमारा इसका जो वीडियो पार्ट 2 होगा, तो उसमें हम अपने हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, उसके बाद हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर, पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर को डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने डिस्कस किया है वो आपको टोटली समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट्स हो तो आप अपने डाउट्स को क्या करना, कमेंट बॉक्स में लिख देना। हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम अपना आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो आप अपना फीडबैक वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके
दे सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।